हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम थोड़ा बहुत सेम है विथ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम लोग जैसे बोलते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्रॉम टू अनदर। ऐसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का भी कुछ ऐसा ही लिंक है, जहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि एनर्जी जो है, हमने एनर्जी में क्या बोला था कि एनर्जी को हम बना भी नहीं सकते और एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, लेकिन बस एनर्जी क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है। ऐसे ही कुछ आज का भी लेक्चर होने वाला है जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिख देती हूँ, उसके बाद मैं लाइन टू लाइन पूरा लिखूंगी और डेरिवेशन भी करके दिखाऊंगी। ओके, तो सबसे पहले इसका जो सेंटेंस होता है वो क्या बोलता है कि सम ऑफ collision, sum of the momentum before collision is equal to sum of momentum आफ्टर कोलिशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि सम ऑफ द मोमेंटम बिफोर कोलिशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंटम बिफोर कोलिशन। मतलब जो कोलिशन होने के पहले जिसका मोमेंटम जितना था उतना ही मोमेंटम होगा कोलिशन होने के बाद। अभी सबसे पहला वर्ड और सबसे पहला क्वेश्चन जो सबके मन में आ रहा है कि ये कोलिशन क्या होता है। सबसे पहले क्या था, कोलिशन क्या होता है? कोलिशन होता है जब भी दो बॉडी धक्का लगता है, उस धक्का लगने को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोलाइड करना। मतलब दो जो मेरा हैंड है वो दोनों हैंड कोलाइड कर गया, या फिर दो कार एक साथ कोलाइड कर गए। ऐसे दो चीजों को धक्का लगना एक दूसरे के साथ, जब वो धक्का लगते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोलाइड। अभी मोमेंटम हम सेकंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ने से पहले एक मैंने बहुत ही लॉन्ग वीडियो और उसमें पूरा बेसिक से लेके पूरा अच्छे से मैंने मोमेंटम को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था। अगर आपने नहीं देखा है और आपको अभी ये नहीं पता चल रहा है कि मोमेंटम क्या है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मोमेंटम का फॉर्मूला कहाँ से आ गया, तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को उस वीडियो में मिल जाएगा। आप एक बार ये वाला वीडियो देख सकते हो। तो अभी मैं बोल रही हूँ कि मोमेंटम जो है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, अभी मैं ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है, टर्म्स तो समझ में आ गया, कोलिशन क्या होता है और मोमेंटम क्या होता है। ओके, अभी ये जो टर्म्स है, ये जो सेंटेंस है, उसको वो क्या बोलना चाहता है उसके बारे में हम लोग अभी देख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी दो बॉडी लिया मैंने, या फिर बोल दो कि कोई भी दो स्टोन ले लिया मैंने। ठीक है, वो कोलाइड होने से पहले उन लोगों का मास था, दोनों मैंने सेम बॉडी लिया इसलिए दोनों का मास क्या था, m, मतलब सेम मास था दोनों का। ठीक है, जैसे कि मेरा दो जो हाथ है वो दोनों कोलाइड कर गया, तो क्या कोलाइड करने के बाद इनका मास चेंज हुआ? मतलब क्या मेरा दो हाथ जुड़ के कोई 5 हाथ बन गया या फिर मेरा पैर बन गया? ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो इसी तरह दोनों मास हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, मास और मास ये दोनों क्या है, बिफोर कोलिशन। कोलिशन होने से पहले, कोलिशन कब होता है? कभी कोलिशन ऐसा होता है कि ये भी सेम स्पीड से इधर जा रहा है, ये भी सेम स्पीड से ऐसे जा रहा है, तो कभी भी कोलाइड हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। कोलाइड ज्यादातर केसेस में ऐसे होता है जब इधर से कोई आता है और इधर से कोई आता है, तब जाके आप लोग धक्का लग जाते हो। ठीक है, तो इसी तरह इसका भी कोलिशन कुछ इस तरफ था, इसका भी कोलिशन कुछ इस तरफ था, मतलब दोनों एक दूसरे के तरफ आ रहे थे। तो इसका मैं दे देती हूँ U1 और इसको मैं पकड़ लेती हूँ U2। ये U2 से इस तरफ आ रहा है U2 वेलोसिटी से, और ये U1 वेलोसिटी से उसके तरफ जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ कोलाइड कर गए। उसके बाद कोलाइड करने के बाद धक्का लग के दोनों बॉडी फिर से अलग हो गए। तो यहाँ पे भी उन दोनों का मास सेम ही रह गया, m,
यहाँ पे भी उनका मास m सेम ही रहेगा। मैंने जैसे अभी मैं फिर से बोल रही हूँ, ये जो दो हाथ है, दो हाथ अगर टक्कर लग गया तो दोनों हाथ का टक्कर लगने के बाद ये एक नया पैर, नया सिर, ऐसा कुछ नहीं बनेगा, हाथ ही रहेगा। तो इसीलिए मास ही सेम ही रह गया, लेकिन इनका वेलोसिटी चेंज हो गया। तो मैंने इसको दे दिया v1 और इसको दे दिया कुछ v2, ठीक है। मतलब इनिशियल वेलोसिटी u से मैंने दिया और फाइनल वेलोसिटी मैंने v से डिनोट कर दिया। ओके, u1 u2 v1 v2, ठीक है। पहले वो लोग एक दूसरे की तरफ जा रहे थे, उसके बाद इन लोगों का कोलिशन हो गया और उसके बाद क्या होगा, कोलिशन लगने के बाद ये इस तरफ चला गया, ये इस तरफ चला गया। ओके, तो ये कुछ केस हो गया हमारा कोलिशन और मोमेंटम वाला। तो ये अगर हो गया, अभी हम सेंटेंस को पढ़ते हैं। सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिशन। सबसे पहले क्या है, सम, मतलब इन दोनों के बीच में प्लस होगा। सम ऑफ क्या, मोमेंटम, मतलब इस बॉडी का जो मोमेंटम है और इस बॉडी का जो मोमेंटम है, इस बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है m इंटू वी, मतलब मास इंटू वेलोसिटी। तो इसका मास तो है m और इसका वेलोसिटी है u1, इसका मास है m, इसका वेलोसिटी है u2। मतलब ये जो वेलोसिटी है इज इक्वल्स टू, मतलब इज इक्वल्स टू सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिशन, मतलब कोलिशन के बाद जो आया उसका मोमेंटम। फिर से यहाँ पे सम, इस बॉडी का मोमेंटम क्या है m v1 और इस बॉडी का मोमेंटम क्या हो जाएगा m v2। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का हमारा इक्वेशन। क्या है, सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिशन। कोलिशन के पहले वाला कंडीशन ये है, मैं ऊपर लिख देती हूँ, ये है बिफोर कोलिशन, ये है कोलिशन होने के टाइम, और ये है आफ्टर कोलिशन, ठीक है। बिफोर कोलिशन ये वाला केस था, कोलिशन होने के बाद ये वाला केस हुआ, आफ्टर कोलिशन ये वाला केस हुआ, ठीक है। तो कोलिशन होने से पहले जो हमारा बॉडी था, हर एक बॉडी का हमने अलग अलग मोमेंटम निकाल लिया। मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू u1, यहाँ पे भी मास इंटू u2। यहाँ पे कोलिशन होने के बाद, कोलिशन होने के बाद जो हुआ, मास इंटू वेलोसिटी m इंटू v1 m इंटू v2। मुझे पता है मैं बहुत स्लो जा रही हूँ, ताकि आप लोगों को सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ज़्यादा वीडियोस देखने को ना चाहिए, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे समझा रही हूँ और अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमें क्लियर है। हमारा सेंटेंस स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिशन इज इक्वल्स टू द सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिशन। तो सम ऑफ मोमेंटम जो बिफोर कोलिशन था वही इक्वल हो जाएगा सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिशन। तो ये होता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का हमारा इक्वेशन। ये जो लाइन है ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इक्वेशन है, ठीक है। m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m v2, ठीक है। मास हमेशा सेम रहेगा और ये वाला चेंज हो सकता है। ओके, अभी इसी को अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है कि ये कैसे आ गया, तो मैं इसको लॉज ऑफ मोशन से भी प्रूफ कर सकती हूँ। इसको बोलते हैं हमारा डिराइवेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो चलो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे अबाउट डिराइवेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो लेट मी रब द अपर पार्ट। वो क्या था, m1 u1, अच्छा m तो सेम रहते हैं इसलिए मैं m में बार बार ये नहीं लगा रही हूँ। m1 u1 प्लस m u2 इक्वल्स टू m v1 प्लस m v2। ये हमें क्या करना था, डिराइव करना था। तो हमें अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉज ऑफ मोशन हम क्या जानते हैं, कोई भी बॉडी में अगर फोर्स लगता है तो उस पर एक बैक करके और एक फोर्स भी लगता है। जैसे कि मैंने एक बॉल को अगर जोर से नीचे हिट किया तो ग्राउंड भी इस पर मैंने बॉल पर एक फोर्स लगाया, ग्राउंड भी पलट के उस पर एक फोर्स लगाएगा, लेकिन वो फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम होगा, बस ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगा। जिसके मैंने ऊपर से नीचे फेंका, ग्राउंड नीचे से ऊपर फेंकेगा। मैंने 10 न्यूटन का फेंका था, वो भी ग्राउंड भी मुझे 10 न्यूटन का फोर्स से बैक करेगा, ठीक है। तो इसी तरह जो हमें क्या पता था, फोर्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स मैग्नीट्यूड तो हमारा सेम है,
बस ऑपोजिट इन डायरेक्शन बाय थर्ड लॉ। ये कहाँ से आया? थर्ड लॉ से हमें ये पता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो फोर्स को हम कैसे लिखते हैं? फोर्स का फॉर्मूला याद है, मास इनटू एक्सीलरेशन। यहाँ पे भी मास इनटू एक्सीलरेशन। ये मैं यहाँ पे एक्सीलरेशन 1 दे देती हूँ, एक्सीलरेशन 2, ठीक है। ये क्या है? इसका भी रीजन लिखती हूँ, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, ठीक है। अभी एक्सीलरेशन का फॉर्मूला याद है क्या तुम लोगों को? एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सीलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी, ओके। तभी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मास। एक्सीलरेशन में क्या लिखूंगी? v1 माइनस u1 बाई टी, क्योंकि एक्सीलरेशन 1 है तो मैं हर एक टर्म के साथ 1 1 लगा रही हूँ, ओके। अभी माइनस m को साइड में रख के एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या था? v माइनस यू बाई 2, और यहाँ पे क्या है? 2, तो v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाई टी। हो गया? इतना तक क्लियर है? सबसे पहले बाय थर्ड लॉ हमें क्या पता है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, इसलिए इक्वल लिख दिया, मास इनटू एक्सीलरेशन और एक माइनस साइन दे दिया। उसके बाद फोर्स का फॉर्मूला था मास इनटू एक्सीलरेशन, इसलिए एम ए। अभी एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या था? v माइनस यू बाई टी, तो v माइनस यू बाई टी लिख दिया, ओके। तो ये जो मास है अभी मैं इसको ब्रेक कर रही हूँ, तो m इंटू, हम ब्रेक कैसे करते हैं? एक बार m को इसके साथ, एक बार m को इसके साथ, और थोड़ा इजी हो जाएगा, मैं पहले इसको काट सकती हूँ ना मैं, क्योंकि सेम टर्म है, ऑपोजिट साइड में है, तो इसको काटा जा सकता है। तो m v1 माइनस m u1 इक्वल्स टू m v2 माइनस m u2, ठीक है। मैंने इसके साथ पहले इसको किया, उसके बाद इसके साथ इसको कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एक माइनस साइन था तो यहाँ पे माइनस होगा, और माइनस क्या हो जाएगा हमारा? प्लस। अभी निगेटिव वाले पार्ट को मैं एक साइड में रखूंगी और पॉजिटिव वाले पार्ट्स को हम एक साइड में रखेंगे। ऐसे ही करते हैं ना हम मैथ्स में? यस। m v1 ये पॉजिटिव है, इस निगेटिव को मैं इधर इक्वल टू लिख रही हूँ। यहाँ पे पॉजिटिव वाला पार्ट क्या था? m u2, ये निगेटिव है तो साइड चेंज हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? प्लस m v2 इधर आ गया। अभी m u1 इधर है, ये उस तरफ जाएगा, तो m u1 ये पॉजिटिव बन गया। हो गया हमारा डेरिवेशन। मिला लो, m1 v1 m2 u2 और m1 u1 प्लस m2 u2 सेम है कि नहीं? मिला लो, मैच कर लेते हैं। m1 u1 m1 u1, m2 u2 m2 u2, m1 v1 m2 v2, m1 v1 m v2, ओके। हर जगह पे हमारा मास सेम है, तो हर जगह पे हमने मास को सेम रखा। मास हमारा चेंज नहीं होता है क्योंकि बॉडी हमारा सेम है, बॉडी कभी भी चेंज नहीं होगा। कभी भी 2 कार धक्का लगने से एक ट्रक नहीं बनता, कभी भी 2 हाथ धक्का लगने से एक हेड नहीं बनता, कभी भी 2 पेट धक्का लगने से एक बड़ा सा घर नहीं बन जाता। जो धक्का लगेगा, धक्का लगने के बाद भी वो भी सेम ही रहेगा, इसलिए मास हमेशा सेम रहेगा, ओके। तो ये क्या है? m1 v1। अच्छा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे तो v1 इस तरफ था और यहाँ पे आ गया v1 इस तरफ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम साइड चेंज भी कर सकते हैं। करके ही दिखा देती हूँ। m u1 प्लस m u2 इक्वल्स टू m v1 प्लस m v2, ओके। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम इसको इधर लिख रहे हो या उस साइड में लिख रहे हो, बस तुम्हारा जो आया है वो ओवरऑल सेम होना चाहिए, ओके। सो हमें सब पता चल गया। एक ब्रीफ आइडिया में फिर से दे दूं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का किसके साथ रिलेटेड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का स्टेटमेंट क्या था? बिफोर कोलिशन जो हमारा सम ऑफ मोमेंटम होता है, अच्छा अकॉर्डिंग टू पूरा लाइन ही बोल देती हूँ। सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिशन इज इक्वल्स टू द सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिशन। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या था? उसको हमने लिखा मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, जो कि था m1 u1 m u1 प्लस m u2 इक्वल्स टू m v1 प्लस m v2। उसके बाद हम लोग लास्टली इसको पूरा डिराइव कर दिया हमने अपने लॉज ऑफ मोशन वाले आइडियाज से।
थर्ड लॉ से हमें पता है फोर्स जो होता है वो अलग होता है, मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है v माइनस u बाई टी। उसके बाद इसको बस हमने ब्रेक करके लिख दिया। ब्रेक करके लिखने से उसके बाद थोड़ा बहुत इस तरफ का उस तरफ क्या अरेंज कर दिया, हमारा आ गया मोमेंटम का डिराइवेशन भी कंप्लीट हो गया। मोमेंटम का जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो पूरा फॉर्मूला था वो भी इक्वेशन भी आ गया, फॉर्मूला भी लिख लिया हम लोगों ने, यहाँ तक पूरा अच्छे से क्लियर हो गया। सो दैट्स ऑल अबाउट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस वीडियो को मैंने बहुत ही धीरे से बनाया है ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाए, और इस वीडियो का नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे कल तक मिल जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स, बाय बाय।